चलो अब इधर देखो, तो आपके देखो जो फर्स्ट वाली पूरी बुक है आरबीएससी के अंदर, पूरी जो फर्स्ट वाली बुक है मुबंद, आरबीएससी के फर्स्ट वाली जो पूरी बुक है उसमें कंप्लीट आपके पार्टनरशिप है। क्या है? पार्टनरशिप। और जो सीबीएसई है, सीबीएसई के अंदर भी फर्स्ट वाली जो बुक है वो कंप्लीट क्या है? पार्टनरशिप। सीबीएसई में टोटली 3 बुक्स है, ठीक है ना। पहली पार्टनरशिप की है, सेकंड वाली जो है वो आपके कंपनी की है, कंपनी अकाउंट्स, कंपनी अकाउंट जिसमें शेयर वगैरह इशू करना है, और थर्ड है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आरबीएससी में 2 बुक्स हैं, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट वाली बुक पूरी पार्टनरशिप की है और सेकंड वाली जो बुक है वो कंपनी अकाउंट्स की है, ठीक है, कंपनी अकाउंट्स। कोई नहीं है, सीबीएसई में दोनों अलग अलग हैं और अपने दोनों में क्या है? मिक्स। ये दोनों चीजें हमारे पास सेकंड वाली बुक में ही है, ठीक है ना। आरबीएसई और सीबीएसई में छोटा सा फर्क है, एक तो कुछ एडवांस क्वेश्चंस दिए हुए हैं सीबीएसई के अंदर, अपन वो भी कवर करेंगे यहाँ पर, और आरबीएसई में एकदम बेसिक से क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है ना। एग्जाम के अंदर जो है आरबीएसई में बेसिक क्वेश्चन आते हैं, सीबीएसई में थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। नॉलेज के लिए अपन को सब कुछ कवर करना है। अब जो आज अपन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट वाली बुक में पार्टनरशिप का, पार्टनरशिप के टोटली जो आपके चैप्टर्स हैं उसको मेनली अपन 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कितने पार्ट्स में? 4 पार्ट्स में। पार्टनरशिप, इसमें पार्ट 1 जो है वो आपके यही है, बेसिक कॉन्सेप्ट, इसको और क्या बोला जा सकता है? फंडामेंटल्स, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। दूसरा आपके आएगा एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, जब कोई हमारे बिजनेस में कोई एक नया पार्टनर आता है उस टाइम क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा वो अपन देखेंगे। उसके बाद में हमारे पास आएगा रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, अगर कोई पार्टनर रिटायर हो जाए या उसकी डेथ हो जाए तो उस केस में अपन क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं। और फाइनली लास्ट में आएगा अगर पार्टनर्स अपने बिजनेस को बंद करना चाहें, डिसोल्यूशन कर दें, तो उस टाइम हमारी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। हाँ, ठीक है ना। ये 4 टॉपिक आरबीएसई में। अब सीबीएसई में इन्होंने क्या किया, इसके अंदर फर्दर और 4-5 टुकड़ों में बांटा उसको। जैसे एडमिशन वाले जो चैप्टर हैं उसमें इन्होंने बांट दिया चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अलग है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एक इन्होंने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वो अलग से दे दिया। और एक इन्होंने चैप्टर रखा है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। यानी इसी चैप्टर को आरबीएसई में एक ही चैप्टर में सब चीजें हैं, सीबीएसई में उसको पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है ना। बस सारी चीजें सेम है, ठीक है ना। रिटायरमेंट सेम है, डेथ इन्होंने अलग चैप्टर डाल दिया है, डिसोल्यूशन सेम है, ठीक है ना। तो जहां पर आरबीएसई के अंदर 4 चैप्टर्स हैं, वहीं सीबीएसई में इन्होंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 चैप्टर, 7 चैप्टर्स में पार्टनरशिप को डिवाइड किया, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट सबके क्या है? सेम, ठीक है। तो चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं पहले तो पार्टनरशिप के बेसिक कॉन्सेप्ट से। इस चैप्टर में पहले अपन आज की क्लास पूरी अपनी लगभग थ्योरी में जाने वाली है। किसमें जाने वाली है? थ्योरी के अंदर कि पार्टनर्स, हाँ इसकी थ्योरी, और इसकी थ्योरी एग्जाम में काफी आती भी है। इसके साथ साथ में चलने दो, थ्योरी लास्ट में उनकी करेंगे जहां थ्योरी ज्यादा हो, या इनके 1-1, 2-2 दिन की क्लास की थ्योरी होती है। सबसे पहले अगर अपन बात करें पार्टनरशिप, पार्टनरशिप होती क्या? हिंदी में इसको बोलते हैं साझेदारी। क्या बोलते हैं भाई? साझेदारी। क्या होती है पार्टनरशिप? जब 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर, when minimum 2 or more persons comes together to carry out business activities and distribute the profit and loss in predetermined ratio। क्या मतलब हुआ? जब 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस एक्टिविटी चलाएंगे और उस बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट एंड लॉस को वो आपस में क्या करेंगे? प्री डिटरमाइंड रेशियो में, पूर्व निर्धारित अनुपात में बांट लेंगे। उसी चीज को अपन क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप। शॉर्ट में कहा जाए तो एक सिंगल आदमी इस बिजनेस को नहीं चलाता, कम से कम 2 लोग होने चाहिए। और मैक्सिमम इसमें कितने होने चाहिए? नॉर्मली लिमिट होती है 50, आगे अपन बात करेंगे 100 भी होते हैं, वो कहां होते हैं वो भी अपन बात करेंगे। तो पार्टनरशिप की अगर डेफिनेशन देखी जाए तो क्या मैं लिख सकता हूं? पार्टनरशिप मीन्स मिनिमम 2 और मोर पर्सन्स, कम से कम कितने लोग होंगे? 2 या 2 से ज्यादा लोग। मोर पर्सन कम्स टुगेदर टू कैरी आउट, comes together to carry out business activities, and distribute या शेयर लिख सकते हो, distribute the profit और लॉस, जरूर थोड़ी प्रॉफिट और लॉस, in a predetermined ratio,
प्री डिटरमाइंड रेशियो, इसी चीज को अपन क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप वास्तव में क्या है, जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर क्या करेंगे, कम्स टुगेदर टू कैरी आउट बिजनेस एक्टिविटीज, बिजनेस एक्टिविटी होनी चाहिए, उसके लिए वो एग्री करते हैं कि भाई हम मिलके पैसा लगाएंगे, हम मिलके एक बिजनेस चलाएंगे और उस बिजनेस से होने वाले जो भी प्रॉफिट एंड लॉस हैं उसको हम आपस में क्या कर लेंगे, शेयर कर लेंगे एक प्री डिटरमाइंड रेशियो में, यानी जो पहले से वो डिसाइडेड हो। जैसे मैंने कह दिया ए और बी ने मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट किया, ए और बी, तो इन ये दोनों जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो इनके बीच में टर्म्स एंड कंडीशन जो होती है वो सारी चीजें पहले से क्लियर होती है। इनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है, क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है। इस एग्रीमेंट में सारी चीजें लिखते हैं कि भाई कौन कितना प्रॉफिट बांटेगा, कौन कितना पैसा लगाएगा, कौन अपनी कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट लेगा, एक्स वाई जेड, कौन कितना बिजनेस में पार्टिसिपेट करेगा, एक्टिविटीज में रेगुलर आएगा या नहीं आएगा, जितनी भी चीजें होती हैं वो सब इस एग्रीमेंट में लिखी होती है। ये पहले से डिसाइडेड होता है, इसलिए अपन कहते हैं प्री डिटरमाइंड रेशियो, पहले से जो रेशियो डिसाइड होता है। क्योंकि कई लोगों के माइंड में ये भी आता है कि सर पार्टनरशिप मतलब इक्वल बांट लेंगे, इक्वल नहीं होता है। इक्वल तब होगा जब पैसा इक्वल लगाएं, जब सारी की सारी बिजनेस एक्टिविटीज इक्वली चलाएं। अब ऐसा है कि एक पार्टनर है ए, उसने 10 लाख लगाए और बी ने 1 लाख रुपए लगाए बिजनेस में, तो क्या दोनों इक्वल प्रॉफिट लेंगे? ए कहेगा मैंने 10 लाख रुपए लगाए, मैंने आपके कंपैरिजन में आपसे 10 गुना ज्यादा पैसा लगाया, ठीक है। अब दोनों अगर बराबर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो ए कहेगा मुझे आपके कंपैरिजन में 10 गुना प्रॉफिट मिलना चाहिए। दूसरी साइड और क्या हो सकता है, हो सकता है ए ने 10 लाख तो लगाए लेकिन वो बिजनेस में आता ही नहीं है, पूरा बिजनेस कौन संभाल रहा है, बी संभाल रहा है, तो हो सकता है बी बोल दे भाई पूरा बिजनेस मैं संभाल रहा हूँ, प्रॉफिट तो इक्वल इक्वल करेंगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें इनके टर्म्स एंड कंडीशन पे होती है, एग्रीमेंट में सारी चीजें पहले से क्लियर होती है। तो हमें कभी भी इस बात पे झगड़ा नहीं करना है कि सर इक्वल होगा क्या, सर इसको ज्यादा प्रॉफिट क्यों मिला, इसको कम क्यों मिला, सब कहां लिखा होगा, एग्रीमेंट। क्लियर हुआ पॉइंट? चलिए, तो ये तो हो गई पहला पॉइंट हमारे पास कि पार्टनरशिप क्या है। हिंदी में भी डेफिनेशन लिखा दूंगा, फिर एक बार समझते रहना, ठीक है। तो फर्स्ट है पार्टनरशिप क्या, ये तो समझ गए। दूसरा पॉइंट आता है कि फर्म क्या होती है। फर्म, फर्म वो बिजनेस है या उस बिजनेस के नाम को फर्म कहा जाता है जिस बिजनेस को पार्टनर्स चलाते हैं। मतलब पार्टनर जिस बिजनेस को चलाएंगे उसी को अपन क्या बोलेंगे, फर्म बोलेंगे। अब बताओ अगर शेयर होल्डर जिस बिजनेस को चलाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कंपनी, ठीक है ना। मेंबर्स जिस बिजनेस को चलाते हैं उसको क्या बोलते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी। उसी तरीके से पार्टनर जिस बिजनेस को चलाते हैं उससे हम क्या नाम दे देते हैं, फर्म, पार्टनरशिप फर्म। तो फर्म का मतलब क्या हो गया, कह सकता हूं द बिजनेस विच इज कैरीड बाय partner, which is carried by partner is known as पार्टनरशिप फर्म। उसको हम क्या नाम देंगे, पार्टनरशिप फर्म। क्लियर हुआ पॉइंट? तो पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप फर्म क्या होती है। अब बात करते हैं कि अगर किसी भी बिजनेस की अगर अपन बात करें तो हर एक बिजनेस पर अप्रोक्स जितने भी बिजनेस होते हैं सारे के सारे बिजनेस पर एक एक्ट एप्लीकेबल होता है। क्या होता है, एक एक्ट लगता है। कंपनीज की बात करें तो वहां कंपनीज एक्ट लगता है 2013, पहले लगता था 1956, है ना। कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात करें कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट लगता है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस की बात करें हिंदू सक्सेशन एक्ट लगता है। इसी तरीके से पार्टनर्स जिस बिजनेस को कैरी कर रहे हैं क्या उनके ऊपर भी कोई एक्ट एप्लीकेबल होता है, होता है। एक्ट एप्लीकेबल होगा इनके ऊपर भी, और उस एक्ट का नाम क्या है, एक्ट को हिंदी में बोलते हैं अधिनियम। अच्छा, एक्ट काम क्या करता है, पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो कौन बनाता, एक्ट। जितने भी तरीके के बिजनेस होते हैं उन सब पे एक एक्ट लगता है, उसकी गाइडेंस के हिसाब से उनको काम करना पड़ेगा, उनके अंडर में रहकर उसको काम करना पड़ेगा पार्टनरशिप फर्म्स को। उससे बाहर वो जाके काम नहीं कर सकते, नहीं तो आपकी पार्टनरशिप फर्म बंद की जा सकती है, आप पे पेनल्टीज लगाई जा सकती है, यानी इसकी बातें आपको माननी पड़ेगी, ठीक है ना। अब ये एक्ट कौन सा है, ये एक्ट है हमारे पास इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये जो ईयर होते हैं ना, ये क्या होते हैं, ये ईयर्स दो चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। पहला या तो जिस साल वो बना है, दूसरा उसमें अपडेशन कब कब आया है ना। यहां पर अपन बात करेंगे बना कब है, 1932 में ही बना है, ठीक है ना। अपडेशन यहां पर क्लियर नहीं होता। जैसे कंपनीज एक्ट 2013, ये किसको बताता है, ये अपडेशन को बताता है कि लास्ट टाइम हमारे इस एक्ट में बहुत ज्यादा अपडेशन आए,
उसके बाद में अपन ने एक्ट बना दिया कंपनीज एक्ट 2013। पर ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 1932 किस साल ये एक्ट बनाया गया? गिरवा पॉइंट नहीं, थोड़े छोटे मोटे होते रहते हैं बट उसके चक्कर में इस एक्ट को चेंज नहीं करते अपन, है ना। तो तीन चीजें हो गई हमारे पास। पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप फॉर्म किसको बोलते हैं, ठीक है, एक्ट कौन सा एप्लीकेबल होता है इनके ऊपर। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है, एक पॉइंट आप क्या आएगा, पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड, साझेदारी संलेख। अब ये क्या होता है, देखिए पार्टनरशिप एक्ट में कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है कि पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट मतलब क्या होता है, समझौता, उनके बीच में जो एग्रीमेंट है, समझौता है, वो रिटर्न में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या ओरल होना चाहिए। तो ये एक्ट क्लियरली कहता है पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होना जरूरी है। क्या जरूरी है? एग्रीमेंट। समझौता तो होगा, ऐसे नहीं उठ के आ गए चलो बिजनेस चालू कर दिया। क्या क्या शर्तें हैं, क्या टर्म्स हैं, क्या कंडीशंस है, वो सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। अब वो ओरल भी हो सकती है, आपने बैठ के चेयर पे बात कर ली कि भाई मेरा इतना प्रॉफिट होगा, तेरा इतना होगा, तू इतना लगाएगा पैसे, मैं इतने लगाऊंगा, ये ओरल ही चल रहा है। तो क्या ओरली एग्रीमेंट हो सकता है? हो सकता है। पार्टनर्स के बीच में समझौता होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? समझौता होना जरूरी है, एग्रीमेंट होना जरूरी है। लेकिन ये एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। क्या हो सकता है? ओरल भी और रिटर्न भी, ठीक है। पहले चलो अपन एग्रीमेंट की बात करते हैं। एग्रीमेंट, समझौता क्या जरूरी है पार्टनर्स के बीच में? होता क्या एग्रीमेंट? एग्रीमेंट हिंदी में बोलेंगे इसको अपन समझौता। समझौता, इट इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या होगा? इट इंक्लूड all the terms, conditions and regulations, रेगुलेशन छोड़ दो, all the terms and conditions between या among the पार्टनर्स के बीच में क्या होना चाहिए? जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है, जिन शर्तों पर इन्होंने काम किया, जिन शर्तों के आधार पर पार्टनरशिप में एंटर हुए, वो सारी टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। उसको अपन बोलते हैं एग्रीमेंट या समझौता, जिसमें क्या शामिल होगा? टर्म्स एंड कंडीशन, ठीक है ना। अब पार्टनरशिप एक्ट में लिखा हुआ है क्लियरली कि ये जो टर्म्स एंड कंडीशन है, ये लिखित में होना कोई जरूरी नहीं है। आप चाहो तो ओरल भी हो सकता है और आप चाहो तो रिटर्न भी हो सकता है, यानी इट मे बी ओरल और रिटर्न, ठीक है। तो पार्टनर्स के बीच में बताओ एग्रीमेंट होना जरूरी है क्या? एग्रीमेंट होना जरूरी है, लेकिन क्या एग्रीमेंट का ओरल होना जरूरी है या रिटर्न होना जरूरी है? कोई जरूरी नहीं है, ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। अब बात करते हैं, अगर रिटर्न एग्रीमेंट है पार्टनर्स के बीच में, क्या है? रिटर्न एग्रीमेंट, यानी उन्होंने सारी चीजें लिख के रखी हैं, तो इस रिटर्न एग्रीमेंट को हम नाम दे देते हैं पार्टनरशिप डीड। क्या नाम देते हैं? पार्टनरशिप डीड। क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप डीड? पार्टनरशिप डीड से आप क्या समझते हैं? पार्टनरशिप डीड यानी कि साझेदारी संलेख। अगर पार्टनर्स के बीच में जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो अगर रिटर्न फॉर्म में होती है, किसमें होती है? रिटर्न फॉर्म में, तो इसी को अपन क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं इसको अपन? इट इज एन रिटर्न एग्रीमेंट, इट इज अ रिटर्न एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स, ठीक है। तो पार्टनर्स के बीच में क्या होना चाहिए? रिटर्न एग्रीमेंट, उसको अपन क्या नाम दे देंगे? पार्टनरशिप डीड। पॉइंट क्लियर है यहां तक? ये हमारे थियोरेटिकल पोर्शन का एक पार्ट था, ठीक है। हाँ, तो आपके जो मैक्सिमम यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, एक आपके ये भी आता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं भाई? अच्छा, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होंगे? मिनिमम तो 2 होंगे। एक बार एक काम करो, यहां तक नोट करो, फिर हिंदी मीडियम वालों को लिखवा देता हूं मैं हिंदी में। अब देखो, ये तो अप्रोक्स चीज हो गई आपके। अब 1-2 पॉइंट और आपके जो क्वेश्चंस बनते हैं, फिलिप्स में भी आते हैं कई बार क्वेश्चन ये आपके, मिनिमम पार्टनर्स कितने होते हैं और मैक्सिमम पार्टनर्स कितने होते हैं पार्टनरशिप फर्म में, ठीक है ना।
तो मिनिमम अगर पार्टनर्स की बात की जाए तो मिनिमम कितने होंगे बताओ? मिनिमम, मिनिमम और मैक्सिमम पार्टनर, मैक्सिमम पार्टनर, ठीक है। मिनिमम का मतलब हिंदी में बोलते हैं इसको न्यूनतम तथा अधिकतम साझेदारों की संख्या। तो अगर पार्टनरशिप की अगर अपन बात करें तो पार्टनरशिप में मिनिमम कितने मेंबर्स होंगे? मिनिमम तो 2 होने चाहिए, बताओ क्यों? मिनिमम 2 मेंबर, कम से कम तो 2 होंगे होंगे, एक सिंगल आदमी अपने साथ तो पार्टनरशिप कर नहीं सकता, है ना। और अगर मैक्सिमम की बात की जाए तो ध्यान रखना, जनरली अगर सीधा आपसे कोई पूछ ले मैक्सिमम पार्टनर्स कितने होते हैं तो आंसर सीधा आना चाहिए 50। क्या आना चाहिए? 50। अब इसमें भी कुछ रूल है हमारे, जनरली कोई पूछे कितने होंगे तो आंसर क्या होगा? 50 होंगे। अब वास्तव में देखा जाए तो पता पार्टनरशिप एक्ट में कहीं पर भी मैक्सिमम नंबर्स कितने नहीं लिखा हुआ है, एक्ट में कहीं नहीं लिखा हुआ है, लेकिन कंपनी एक्ट में कुछ लिखा हुआ है इसके बारे में। इसलिए जब इस एक्ट में नहीं है तो अपन दूसरे एक्ट की बातें मान लेंगे, है ना। कंपनीज एक्ट में और कंपनीज रूल्स में दो चीजें हैं, एक्ट और रूल्स दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। रूल्स जो है वो टाइम टू टाइम चेंजेस होते रहते हैं और एक्ट में जो चीज लिखी जाती है वो एक बार लिख दी गई तो काफी लॉन्ग टर्म तक वो सेम रहने वाली, ठीक है ना। तो यहां पर हमारे पास 2 लिमिट दी इन्होंने मैक्सिमम में, 50 मेंबर्स की लिमिट दी। कहां पर? ये हमारे पास देखिए कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट 2014 में अपडेट होते रहते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो 2014 में, और एक हमारे पास 100 की भी लिमिट आ रखी है, और वो जो लिमिट है वो लिख रखी है कहां पर? कंपनीज रूल्स में। कहां लिखी है? कंपनीज रूल्स, ठीक है ना। अब सुनो, हमें ये याद नहीं रखना, ये आपके नॉलेज के लिए बताना, ठीक है ना। एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली इसका वो कभी पूछ ही नहीं सकता, ठीक है ना, वो आपको कंफ्यूज नहीं करेगा। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होते हैं तो आंसर आएगा 50। क्या आंसर आएगा? 50। हमें रूल से पहले इंपोर्टेंस किसको देनी है? एक्ट को, समझ गए। एक्ट को अपने को इंपोर्टेंस देनी है, तो राइट आंसर क्या है? 50। बाकी आपके नॉलेज के लिए लिखा है मैंने, बाकी एग्जाम में कहीं इसके बारे में नहीं पूछेगा। अब पूछे कंपनी और पार्टनरशिप का रिलेशन कुछ नहीं है, बट सुनो, पापा ने कोई चीज नहीं बोली तो चाचा से पूछना पड़ेगा ना। चाचा ने पूछ ली और पापा ने कुछ नहीं बताया तो क्या करोगे? चाचा ने बोला ये काम करना है, पापा ने उसके बारे में कुछ बोला ही नहीं है, नहीं करोगे? नहीं, पापा बोलेंगे तो ही करूंगा, क्यों होगा? नहीं। जो सेम लेवल के जो लोग हैं, कौन है? सेम लेवल के जो लोग हैं, अपने लिए पापा और चाचा एक तरीके से इक्वल है ना। तो अगर पापा किसी चीज के बारे में साइलेंट है, कुछ नहीं बोले, तो चाचा की बात अपने को माननी पड़ेगी। यहां पर भी यही है, पार्टनरशिप एक्ट में कहीं पर भी इसकी लिमिट नहीं दे रखी, तो जहां दे रखी है वहां की लिमिट अपन यूज लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? क्लियर हुआ पॉइंट? मान लो चाचा जी की बात, चलो इसको नोट कर लो फटाफट।